डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले लेक्चर में हमने क्या कोशिका विभाजन के बारे में देखा था। अभी हालांकि वो पूरा नहीं हुआ है, सेल साइकिल हमने पढ़ ली है। आइए पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अगला पॉइंट है कोशिका विभाजन के प्रकार, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मतलब अब यहाँ पर कोशिका कितने प्रकार से डिवाइड होती है, कितने कितने टाइप से कोशिका डिवाइड होती है। तो अब हम देखेंगे तो कोशिका तीन टाइप से डिवाइड होती है। पहला है समसूत्री विभाजन। क्या है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। और फिर तीसरा है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन। तीन टाइप से कोशिका विभाजित होती है। पहला क्या? समसूत्री। समसूत्री को लिखते हैं माइटोसिस। माइटोसिस माइटोसिस सेल डिवीजन। अर्धसूत्री को लिखते हैं मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन। और असूत्री को लिखते हैं एमिटोसिस। एमिटोसिस सेल डिवीजन। तो तीन टाइप से कोशिका डिवाइड होती है। पहला समसूत्री या सूत्री विभाजन, फिर अर्धसूत्री विभाजन और फिर असूत्री। तीन टाइप से डिवाइड होती है। आइए पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन क्या होता है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में हम देखेंगे, जैसा वर्ड से ही हमें ये स्पष्ट हो रहा है, समसूत्री का मतलब यहाँ से यदि हम दोनों को अलग अलग करेंगे तो सम का मतलब यहाँ पर देखेंगे, सम का मतलब समान होगा। उसके बाद सूत्री को देखेंगे तो सूत्री का मतलब क्या होगा? सूत्री को यदि हम गुणसूत्र से रिलेटेड कर दें, क्रोमोसोम्स से, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या, सूत्री का मतलब क्या हो जाएगा? गुणसूत्र। ये हमने रख दिया। तो अब हम देखेंगे कि समसूत्री का सीधा सा मतलब क्या होगा? समान गुणसूत्र। समान गुणसूत्र मतलब कि ऐसा विभाजन, कोशिका विभाजन का ऐसा प्रकार जिसमें एक मातृकोशिका, जिसमें एक मातृकोशिका कोशिका विभाजन का ऐसा प्रकार जिसमें एक मातृकोशिका पुनः अपने दो नए कोशिकाओं में वितरित होती है। इसमें पुनः अपने दो नए कहेंगे पुत्री कोशिकाओं में वितरित होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहेंगे। तो ये जो हमारी कोशिकाएं सेल्स निकल करके यहाँ से आई, इन दोनों सेलों को यहाँ पर हम क्या कहेंगे? पुत्री कोशिका कहेंगे। पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका या डॉटर सेल्स, मदर सेल, डॉटर सेल। हम फिर से देखेंगे समसूत्री विभाजन में क्या होगा कि कोशिका विभाजन का ऐसा प्रकार जिसमें एक मातृकोशिका अपने दो पुत्री कोशिकाओं में, दो ही पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, एक अकेली नहीं या फिर दो से ज्यादा भी नहीं, केवल और केवल दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और उनमें गुणसूत्रों की संख्या यथावत बनी रहती है, मतलब समान बनी रहती है। इसे देखेंगे कि यदि मातृकोशिका पे में मान लेते हैं कि गुणसूत्रों की जो संख्या है, मान लेते हैं कि मातृकोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या यदि यहाँ पर n है, तो इन कोशिकाओं में भी गुणसूत्रों की संख्या n और n ही रहेगी। क्या क्या रहेगी? n और n ही रहेगी। मातृकोशिका में गुणसूत्र n, तो इनमें भी n और n गुणसूत्र ही होंगे। इतनी बात स्पष्ट हुई। इसका मतलब क्या हुआ? समान गुणसूत्र। समान गुणसूत्र स्पष्ट हुआ। तो एक मातृकोशिका जब दो पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड होती है और उनके गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की संख्या जब समान रहती है, तो उसी को क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। डेफिनेशन आप लिख लेंगे क्या, कि जब एक मातृकोशिका दो अपने पुनः पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड होती है तथा उनका गुणसूत्रों की संख्या दोनों पुत्री कोशिकाओं में समान होती है, उसी को क्या कहेंगे? हम कहेंगे समसूत्री विभाजन। ठीक है। अब इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट क्या है? समसूत्री विभाजन की जो खोज की थी, समसूत्री विभाजन की खोज 1882 ईस्वी में, समसूत्री विभाजन की खोज 1882 ईस्वी में वाल्टर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। किसने की थी? वाल्टर फ्लेमिंग।
समसूत्री विभाजन की खोज 1882 ईस्वी में वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? तो वाल्टर फ्लेमिंग। आप बताएंगे। अगली बात है समसूत्री विभाजन या फिर माइटोसिस प्रकार का कोशिका विभाजन केवल कहां पर घटित होता है? केवल सोमैटिक सेल्स में घटित होता है। किसमें ये विभाजन होता है? तो सोमैटिक सेल्स में, सोमैटिक कोशिकाओं में यह विभाजन होता है। यह विभाजन होता है किसमें होता है? तो सोमैटिक सेल। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पर आ गया सोमैटिक, तो सोमैटिक सेल का मतलब जान लेते हैं। वैसे जो सोमैटिक अर्थ है या फिर सोमैटिक शब्द है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब हम कहेंगे ये सोमा नामक शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है बॉडी। जिसका अर्थ होता है क्या? बॉडी। तो आप हम कह मतलब यहाँ से ये कह सकते हैं कि या तो बॉडी सेल्स या फिर इसी को कायिक कहते हैं। कायिक मतलब काया और काया मतलब शरीर। तो सोमैटिक सेल्स को क्या कहा जाता है? कायिक कोशिका भी कहते हैं। क्या? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका का मतलब हम जान लेंगे कि शरीर में जैसे हाथ की कोशिकाएं, नाक, आंख, जो भी है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो भी मतलब उन ऑर्गन में कोशिकाएं प्रेजेंट हैं, उनमें स्थित कोशिकाएं वही क्या है? सोमैटिक सेल। तो समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन किन सेलों में होता है? तो सोमैटिक सेल्स में होता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर ये है, ये पॉइंट वाइज सब है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है या फिर कहेंगे किसमें जो आनुवंशिक स्थिरता है वो बनी रहती है। क्या? आनुवंशिक स्थिरता। आनुवंशिक स्थिरता बनी रहती है। आनुवंशिक स्थिरता। आनुवंशिक स्थिरता बनी रहती है। बनी रहती है। आनुवंशिक स्थिरता बने रहने का मतलब क्या है? अभी हमने आपको क्या बताया था? एक ये मदर सेल बताया था, मदर सेल से दो डॉटर सेल बनी हुई थी, है ना? इतनी सी बात स्पष्ट हो रही है कि मदर सेल से दो डॉटर सेल बनी हुई थी। अब यहाँ पर इनमें क्रोमोसोम की संख्या यदि मदर सेल में n थी, तो पुत्री सेल में या डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम्स की संख्या n थी। अब जरा देखो कि यदि मदर सेल में क्रोमोसोम n, तो इन पुत्री सेलों में भी क्रोमोसोम, मतलब माता के जो कैरेक्टर्स हैं वो इनके पुत्रों में भी या पुत्रियों में भी समान प्रकार के जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आनुवंशिक गुण इसमें थे वही आनुवंशिक गुण इनके पुत्री कोशिकाओं में भी पहुंचे हैं। अर्थात यहाँ पर आनुवंशिक की जो स्थिरता है वो एक स्थिर बनी हुई है या फिर आनुवंशिकता कहेंगे कायम है। ठीक है। और फिर अगला पॉइंट हम कहेंगे कि सोमैटिक सेल्स में या फिर माइटोटिक जो विभाजन होता है या फिर माइटोसिस जो विभाजन है वो और किस में होता है? तो वो जायगोट में होता है। किसमें? जायगोट में। किसमें होता है? जायगोट में इसी प्रकार का विभाजन होता है। जायगोट में इसी प्रकार का विभाजन होता है। इसी प्रकार का विभाजन होता है। किसमें? तो जायगोट में। जायगोट का मतलब क्या है? तो युग्मनज है। जायगोट का मतलब युग्मनज। जायगोट का मतलब क्या है? युग्मनज में भी किस प्रकार का विभाजन होता है? आपसे पूछे क्वेश्चन में कि जायगोट में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो आप क्या बताएंगे? समसूत्री विभाजन या माइटोसिस, है ना? समसूत्री विभाजन के बारे में होता है। अच्छा, जायगोट का मतलब यहाँ पे क्या है? तो जायगोट का सीधा सा मतलब बताएंगे कि जब दो सेल्स आपस में मिलती हैं, मतलब तभी तो युग्म बनता है। युग्मनज मतलब युग्म शब्द जहां पर आ गया तो उसका अर्थ क्या है? पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, मतलब दो कोशिकाएं यहाँ पर मिलेंगी। तो कौन कौन सी कोशिकाएं? एक ओवम मिलता है, ओवम मिलेगा, और फिर प्लस और दूसरी क्या मिलेगी? वो स्पर्म सेल मिलेगी। स्पर्म सेल्स मिलती हैं। तो ये दोनों कोशिकाएं जब आपस में मिलेगी तब जाकर के इनका पेयर बनेगा और इसी पेयर को क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। ओवम का मतलब यहाँ पर अंडाणु है, अंडाणु कोशिका, और फिर स्पर्म का मतलब शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो युग्मनज बनता है। तो आपने क्या देखा? जायगोट में जो भी विभाजन हो रहा है वो किस माध्यम से? तो समसूत्री विभाजन। अच्छा, यदि जायगोट में विभाजन ना होता तो एक एम्ब्रियो या फिर बच्चा कैसे बनता? तो कहेंगे कि जो भी विभाजन हो रहा है वो इसी प्रकार का विभाजन हो रहा है। ठीक है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर ये है
समसूत्री विभाजन से रिलेटेड कि समसूत्री विभाजन ही या फिर समसूत्री विभाजन के द्वारा ही कोई भी घाव बहुत जल्दी भर जाता। मतलब घाव भरने में कौन सी विभाजन कोशिका का विभाजन काम आता है, तो समसूत्री विभाजन काम आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि घाव भरने में समसूत्री विभाजन काम आता है, या फिर कहेंगे घाव भरना समसूत्री विभाजन द्वारा घटित होता है। समसूत्री विभाजन द्वारा पूर्ण होता है। मतलब मान लेते हैं कि यदि माने कि ये क्या है, ये हम बना दे रहे हैं कि कोई एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, हाथ हमने बना लिया है। अब क्या हुआ कि मान लें कि इस हाथ में यहाँ पर हमें चोट लग गई और फिर क्या हुआ कि यहाँ से थोड़ी सी मांस कट करके अलग हो गई। जब मांस यहाँ से कट करके अलग हो गई तो इसका मतलब यहाँ से कुछ सेल्स अलग हो गई। अब बताओ कि आप दवा जब कराएंगे लगाएंगे तो ये क्या होगा, पुनः उसी अनुसार बन जाता है जैसे पहले था। तो इसका मतलब वहां पर सेल्स की वृद्धि हुई। जब सेल्स की वृद्धि हुई तभी तो ये घाव भरा है, तभी ना ये घाव भरा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर कोशिका विभाजित हुई है। भाई जब तक कोशिका विभाजित नहीं होगी तब तक सेल में वृद्धि कैसे होगी। अब जब सेल में वृद्धि नहीं होगी तो इसका मतलब ये घाव कैसे भरेगा। तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलों में क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो यही विभाजन कैसा विभाजन था, हम कहेंगे माइटोसिस टाइप का विभाजन था, मतलब समसूत्री विभाजन था। तो आप बताएंगे क्या कि घाव भरना समसूत्री विभाजन का भी एक कार्य है या फिर एक रूप है। ठीक है, अब अगली बात हम लिखेंगे यहाँ पर कि यदि कोई भाग रिपेयर करना हो, या फिर हम कहेंगे कि जैसे इस हाथ की यहाँ से ये हाथ तो पूर्ण था, लेकिन हुआ क्या कि इस हाथ का इतना सा पार्ट कट के अलग हो गया। ऐसे मान लेते हैं अंगूठा वाला भाग ये थोड़ा सा कट करके अलग हो गया। अब ऐसे में क्या होता है कि देखते हैं जब कुछ थोड़ा सा भाग कट करके अलग होता है तो वो भाग पुनः धीरे धीरे निकल जाता है। क्या होता है, काफी समय बाद वो भाग पुनः धीरे धीरे निकल जाता है, मतलब उस भाग की रिपेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, रिपेयरिंग हो जाती है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जब रिपेयरिंग हुई इसका मतलब क्या कि वहां पर भी नई सेल्स बनी। अब नई सेल्स बने कैसे, तो सेल डिवीजन द्वारा बनी। अब सेल डिवीजन कौन सा टाइप था, तो आप बताएंगे क्या, माइटोसिस प्रकार का सेल डिवीजन था, मतलब समसूत्री। मतलब हम यहाँ पर अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे कि मरम्मत या फिर रीजनरेशन में अंगों के पुनरुत्थान या रीजनरेशन में हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, रीजनरेशन में समसूत्री विभाजन काम आता है। क्या, समसूत्री विभाजन या फिर रीजनरेशन भी समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। एक बात याद रखेंगे कि ह्यूमन बॉडी है उसमें रीजनरेशन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही कम और बहुत स्लो होती है, लेकिन यदि हो रही है तो वो इसी विभाजन द्वारा ही संभव होगी। किस विभाजन द्वारा, तो हम कहेंगे कि माइटोसिस या फिर समसूत्री विभाजन द्वारा। आप क्या बताएंगे, रीजनरेशन की क्रिया किस विभाजन द्वारा होगी, तो माइटोसिस। तो ये कुछ थे पॉइंट। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे ये है कि जो ये माइटोसिस टाइप का डिवीजन है, ये तो इसके कुछ पॉइंट थे या फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें थी, लेकिन माइटोसिस टाइप का डिवीजन वो कितने भागों में डिवाइड होकर के बढ़ता है। मतलब यहाँ से एक कोशिका से दो भाग कैसे बनते हैं। मान लेते हैं कि ये मदर सेल है, अब यहाँ से इसकी दो डॉटर सेल्स किस तरह से बनेंगे। मदर सेल से दो डॉटर सेल्स कैसे बनेंगी, तो उसके लिए कहेंगे कि 2 पॉइंट से आप ध्यान रखना होगा, या फिर 2 ब्रांचेस द्वारा क्या होता है कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो अगली ब्रांच, यहाँ पे एक ब्रांच के बारे में बात करेंगे। पहला क्या है, पहले को हम कहते हैं केंद्रक विभाजन। किसका विभाजन या फिर विभाजन, केंद्रक का विभाजन, केंद्रक विभाजन। उसके बाद फिर दूसरा क्या, अगला है कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन।
कोशिका द्रव्य का विभाजन मतलब कि यहाँ पर हम कहेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पर ये सेल्स पढ़ा था सेल के बारे में और उसके बाद न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस को यदि हम छोड़ दें तो सेल के अंदर का जो बीच वाला पार्ट भरा था वो क्या भरा था, वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म था। मतलब क्या हम कहेंगे कि वो कोशिका द्रव्य था, यही ना कहेंगे। तो इनके कोशिका द्रव्य में भी विभाजन होता है, तभी ना जाकर के दो सेलें बनती हैं अलग अलग। तो इसका मतलब क्या कि दूसरा टाइप तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, वो तो बाद में देखना है, लेकिन सबसे पहले किसका विभाजन होना चाहिए, तो सबसे पहले इस न्यूक्लियस का विभाजन होना चाहिए। मतलब यहाँ से ये जो एक न्यूक्लियस है ये दो पार्टों में पहले टूटना चाहिए। भाई जब दो पार्ट में ये टूटेगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तभी ना क्या होगा कि इसके पूरे साइटोप्लाज्म में कहेंगे कि दो भाग होंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले केंद्रक विभाजन। अब केंद्रक विभाजन की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, वो कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। क्या, तो कैरियोकाइनेसिस कहलाती है, कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया कैरियोकाइनेसिस, ऐसे ही कोशिका द्रव्य के विभाजन की प्रक्रिया साइटोकाइनेसिस कहलाती है। क्या, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में आप क्या बताएंगे कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जबकि कैरियोकाइनेसिस में क्या बताएंगे कि इसके न्यूक्लियस का विभाजन होता है, मतलब कि केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है, केंद्रक का विभाजन। तो केंद्रक का जो विभाजन होगा, यहाँ हम देखेंगे कि कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया कैसे होगी, थोड़ा ध्यान देंगे। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या, हमें केंद्रक का विभाजन करना। केंद्रक का विभाजन पुनः 4 स्थितियों में पूर्ण होगा। पुनः कितनी स्थितियों में, तो 4 स्थितियों में पूर्ण होगा। ये 4 स्थितियां कौन कौन सी हैं, P है, M है और A है, फिर उसके बाद लास्ट स्टेज में T आता है। क्या, PMAT, P फॉर प्रोफेज स्टेज, P फॉर प्रोफेज स्टेज, और उसके बाद M फॉर मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज, और A फॉर एनाफेज, एनाफेज स्टेज, और T फॉर टीलोफेज स्टेज, टीलोफेज स्टेज। ये 4 स्थितियां हैं। इन 4 स्थितियों के माध्यम से क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। तो पहली स्थिति को क्या माना हमने, प्रोफेज। प्रोफेज का मतलब है, हिंदी में यदि हम जानेंगे तो हिंदी का मतलब यहाँ पे होगा, हिंदी का मतलब हम कहेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में। प्रारंभिक अवस्था में एक सेल का, प्रारंभिक अवस्था में एक सेल का जो न्यूक्लियस है वो कैसे बढ़ता है। तो सबसे पहले इस भाग को हम मान लेते हैं कि एक जो स्ट्रक्चर बना है ये कोशिका, किसी कोशिका का क्या है, किसी कोशिका का केंद्रक मान लेते हैं। ठीक है, अब केंद्रक में क्या होगा, तो केंद्रक में केंद्रिकाएं होंगी, उसके बाद फिर क्या, ये जाल जैसी संरचना मतलब क्रोमैटिन होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर इसी के जस्ट बगल में लगी रहती है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम है यहाँ पर तारक काय। तारक काय क्या है, ये तारक काय। तारक काय मतलब क्या, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम ही होता है कोशिका विभाजन करवाना। क्या काम, सेंट्रोसोम का काम ही है कोशिका विभाजन करवाना। तो ये कोशिका, तारक काय क्या होता है, तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे, तारक काय, तारक काय का मुख्य कार्य, तारक काय का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन करवाना। क्या काम है, कोशिका विभाजन करवाना, कोशिका विभाजन करवाना। अब मतलब कहेंगे कि कोशिका विभाजन में सबसे पहले कौन मतलब उत्साहित करता है, कोशिका को बंटने में, अलग अलग होने में कौन प्रेरित करता है, तो सेंट्रोसोम या फिर तारक काय। ठीक है, अब ये कहां पर स्थित होता है, क्या ये न्यूक्लियस के अंदर या फिर केंद्रक के अंदर होता है या फिर और कहीं पर होता है। तो तारक काय की बात करेंगे तो जो तारक काय है, तारक काय ये कोशिका द्रव्य में स्थित होता है, मतलब जस्ट न्यूक्लियस के थोड़ा सा आसपास, न्यूक्लियस के आसपास ठीक होता है। अब न्यूक्लियस को, जब न्यूक्लियस झिल्ली को अलग हट करके देखेंगे तो ये जब यहाँ पर पूरा का पूरा भाग भरा होगा वो क्या होगा, वो साइटोप्लाज्म ही तो होगा, कोशिका द्रव्य ही तो होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो तारक का है वो कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। कहाँ पर,
कोशिका द्रव्य में स्थित होता है, कोशिका द्रव्य में स्थित होता है, स्थित होता है। ये तो था तारक काय के बारे में। अब हमें क्या देखना है, तो प्रोफेज स्थिति में क्या होता है, कैसे ये डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पर क्रोमेटिन है और ये पूरा हमने क्या बनाया है, केंद्रक बनाया, और ये जो संरचना दिख रही है ये है केंद्रिका, ये क्या है, केंद्रिका। तो पहली स्थिति में क्या होता है कि ये जो यहाँ पर क्रोमेटिन है, जो क्रोमेटिन है, ये जाल जैसी संरचना दिख रही है आपको, ये जाल वाली संरचना कुंडलित अवस्था में हो जाती है। कैसी हो जाती है, कुंडलित। तो यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे क्या, कि जो जालिका या फिर क्रोमेटिन जालिका किस में बदल जाती है, तो गुणसूत्र में बदल जाती है, या फिर हम कहेंगे क्या कि ये जो जालिका है वो कुंडलित हो जाती है। कहेंगे कि क्रोमेटिन जालिका, क्रोमेटिन जालिका, क्रोमेटिन जालिका कुंडलित हो जाती है, कुंडलित हो जाती है, हो जाती है। अच्छा, अब कुंडलित हो जाने का मतलब थोड़ा सा हम देखेंगे क्या, कि यहाँ पर ये जाल जैसी संरचना है। अब जाल का मतलब जैसे ही इनको हम थोड़ा सा हटाएंगे, दूर भगाएंगे ना, तैसे ही ये क्या करेंगे, एक दूसरे से छूट जाएगा। अच्छा, जाल तो हमने कह दिया, लेकिन ये वास्तव में जाल नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, इनका हेड भी होता है और इनका टेल भी होता है। ये कुछ इस तरह से अलग अलग होते हैं, ऐसे ये सभी अलग अलग होते हैं, लेकिन जब एक साथ मिले रहते हैं तो ये जाल जैसी स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। अब जब ये एक एक धागे अलग अलग हो जाएंगे तो क्या होगा कि ये एक एक धागे आपस में जब अलग होंगे तो थोड़ा सा मोटे और छोटे हो जाएंगे। इसके अपेक्षा क्या हो जाएंगे, मोटे और छोटे हो जाएंगे। मोटे और छोटे होने को भी क्या कहते हैं, कुंडलित होना कहते हैं। और उसी कुंडलित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। मतलब क्रोमेटिन जालिका क्या बना लेती है, तो गुणसूत्र बन जाती है। उसके बाद और इसमें क्या होता है, लास्ट स्टेज तक जाते जाते यहाँ पर जो ये केंद्रक है, केंद्रिका है, ये केंद्रिका भी यहाँ से लुप्त हो जाती है। किस स्थिति में, तो प्रोफेज स्थिति में। प्रोफेज स्थिति में ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर, अच्छा, ऊपर हेडिंग बना लेंगे प्रोफेज। हेडिंग क्या बना लेंगे, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, लास्ट स्थिति तक जाते जाते केंद्रिका भी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। क्या, केंद्रिका, केंद्रिका लुप्त हो जाती है। मतलब कैसे, हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, लुप्त हो जाती है। जैसे ये पहली स्थिति थी, अब इसकी एक दूसरी स्थिति हम इसके जस्ट यहीं पर बगल में बनाते हैं, इसके जस्ट बगल में बनाते हैं। देखेंगे कि ये दूसरी स्थिति इसी कोशिका की है। इसी की स्थिति है, देखेंगे ऐसे। उसके बाद और यहाँ पर ये स्थिति है। हाँ, अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि क्रोमेटिन जालक कुंडलित हो जाते हैं। देखेंगे कि यहाँ पर ये जालनुमा रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग और कुंडलित अवस्था में हो जाते हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। उसके बाद हमने क्या कहा कि केंद्रिका लुप्त हो जाती है। देखेंगे कि इसमें केंद्रिका यदि हम ध्यान से देखें तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन इस भाग में ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। किस स्थिति की बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक अवस्था, मतलब प्रोफेज की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ से केंद्रिका भी लुप्त हुई। उसके बाद ये जो केंद्रक झिल्ली है, मतलब ये देखेंगे ये मेम्ब्रेन जो हम बनाए हैं ऐसे, ये केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली, इतनी सी बात तो जानते ही होंगे क्योंकि पिछला लेक्चर यदि पढ़ा होगा तभी जाने। ये केंद्रक झिल्ली है। तो यहाँ पर लास्ट तक जाते जाते केंद्रक झिल्ली भी क्या होती है, वो भी गायब हो जाती है। ध्यान से देखेंगे कि पहले प्रोफेज स्थिति में क्या होता है कि मतलब एक कोई सेल ऐसे बनी रहती है, लेकिन लास्ट तक जाते जाते क्या, यहाँ से केंद्रिका भी गायब और केंद्रक झिल्ली भी गायब। क्या हो जाती है, केंद्रक झिल्ली भी गायब हो जाती है। केंद्रक झिल्ली, झिल्ली भी लुप्त हो जाती है। अब सोचो कि यदि यहाँ से केंद्रक झिल्ली हट गई, देखो ऐसी संरचना यहाँ पर है,
ये पूरी की पूरी सेल है और इसके अंदर क्या था, न्यूक्लियस था। और न्यूक्लियस में क्या, ये यहाँ पर न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका थी, उसके बाद यहाँ पर ये गुणसूत्र थे, उसके बाद ये बचा का पूरा पदार्थ ये यहाँ पर कहेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म भरा था या फिर केंद्रक द्रव्य भरा था। अब जैसे ही इसको यहाँ से हम हटा दें, मतलब केंद्रक झिल्ली को यहाँ से हटा दें, तो होगा क्या कि जो केंद्रक के अंदर पूरा का पूरा पदार्थ भरा था वो कहाँ पर फैल जाएगा, वो इस कोशिका द्रव्य वाले भाग में फैल जाएगा। यही ना होगा कि यहाँ से केंद्रक झिल्ली के गायब होने से अगले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि केंद्रक झिल्ली के गायब होने से सारा का सारा केंद्रक पदार्थ कहाँ पर फैल जाता है, कोशिका द्रव्य में फैल जाता है। तो यहाँ तक लिख लेंगे और अगली बात लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हम लिखेंगे केंद्रक झिल्ली के लुप्त होने से सारा संपूर्ण, ऐसे लिखेंगे, संपूर्ण केंद्रक पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखर जाता है या फिर फैल जाता है। संपूर्ण केंद्रक पदार्थ कोशिका द्रव्य में फैल कैसे जाएगा, जब यहाँ से केंद्रक झिल्ली क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, है ना। अब यहीं पर ये तो इतनी थी, कौन सी स्टेज, तो प्रोफेज स्टेज थी। कैसी स्टेज, प्रोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज स्थिति के बारे में हमने जाना ये फिगर्स के माध्यम से। पहले क्रोमैटिन जालिका कैसी थी, वो इस रूप में थी, मतलब पहले कोश केंद्रक झिल्ली कैसी थी, तो ऐसी थी। बाद में यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर हम कहेंगे केंद्रक झिल्ली लुप्त हो गई। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रक झिल्ली किस स्थिति में लुप्त हो जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फिर साइटोकाइनेसिस कह सकता है या फिर टीलोफेज कह दे। अब इन चारों में से आप बताइए क्या कि किस में लुप्त हुई है, तो प्रोफेज में लुप्त हुई है। केंद्रिका किस में लुप्त हो जाती है, प्रोफेज में लुप्त हो जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब अगली स्थिति यहाँ पर आती है प्रोफेज के बाद मेटाफेज। प्रोफेज के बाद अगली स्थिति क्या आती है, तो मेटाफेज। कैरियोकाइनेसिस में अगली स्थिति आएगी दूसरे नंबर की, क्या है वो मेटाफेज है। मेटाफेज मध्य की स्थिति है, क्या, मध्य की स्थिति। अब मध्यावस्था में क्या होता है कि हमने देखा सारा का सारा केंद्रक पदार्थ जो है वो कहाँ पर फैल गया, तो साइटोप्लाज्म में फैल गया है। अब होगा क्या कि इस साइटोप्लाज्म अब यहाँ पर ये कोशिका झिल्ली है, ध्यान देंगे, ये क्या है, ये कोशिका है। अब यहाँ से तो जो कुछ न्यूक्लियस वाला भाग था वो तो बिखर के इसमें पड़ गया है, इसमें बिखर गया है। मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पर जो भी न्यूक्लियस था या फिर ये बने हुए थे क्रोमोसोम्स वो इसी में पड़े हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी कोशिका है। तो मेटाफेज स्थिति में क्या होता है कि कोशिका के अंदर एक मध्य प्लेट विकसित हो जाती है। कैसी, मध्य प्लेट विकसित हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे, ये मध्य प्लेट विकसित हो जाती है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि इसके अंतर्गत मध्य प्लेट विकसित हो जाती है। कोशिका में, यही लिख लेंगे आगे, कोशिका में पहला पॉइंट में हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ से देख रहे हैं स्पष्ट, जब सारा केंद्रक पदार्थ इसमें मिल जाएगा तो क्या होगा कि इसके अंतर्गत हलचल होगी और कोशिका का आकार कहेंगे बढ़ने लगेगा, इधर उधर होने लगेगा, तो बीच में एक मध्य प्लेट जनरेट हो जाती है। वही हम लिख रहे हैं, कोशिका में मध्य प्लेट बन जाती है। तो अब क्या होता है कि इस मध्य प्लेट पर ही सारे के सारे क्रोमोसोम्स ऐसे आकर के लग जाते हैं, ऐसे जैसे हम फिगर्स बना रहे हैं, देखें ऐसे कुछ इस तरह से, ऐसे आकर के लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जितने भी क्रोमोसोम बड़े बड़े आकार के रहते हैं वो परिधि की तरफ हो जाते हैं। वो किस पर, वो कहाँ पर लग जाते हैं, वो परिधि की तरफ लग जाते हैं। और जो छोटे रहते हैं वो कहाँ पर लगते हैं, वो हम कहेंगे वो बीच में लग जाते हैं। एक हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक पहिया है और इस पहिए को उसकी धुरी से क्या किया गया, घुमा दिया गया, पहिए को घुमा दिया गया। लेकिन घुमाने से पहले क्या किया गया कि इस पर मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे रॉड बने हुए, तीली बनी हुई है,
और उस पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जवान लोग मतलब बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग, और छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं। अब आप बताइए कि बच्चे कहाँ पर बैठेंगे, बच्चे किनारे बैठेंगे या फिर बीच में बैठेंगे? तो हम कहेंगे या फिर आप कहेंगे कि बच्चे तो बीच में बैठेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे उतने अच्छे ढंग से पकड़ नहीं पाएंगे और उन्हें गिरने का डर रहेगा। क्या रहेगा? गिरने का डर रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ पर बैठेंगे? बीच में बैठेंगे। और जो बड़े हैं वो कहाँ पर बैठेंगे? वो किनारे किनारे पर बैठेंगे। वो तो भाई मजबूत है, आप कितनी तेजी से आप घुमाओ फिर भी वो उन्हें कोई टेंशन नहीं, वो भी घूम सकते हैं, है ना। तो बड़े जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ पर लग जाएंगे? वो परिधि पर लग जाएंगे, जबकि छोटे क्रोमोसोम्स कहाँ पर लग जाएंगे? हम कहेंगे वो मध्य में लगेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? बड़े गुणसूत्र, बड़े गुणसूत्र परिधि पर, परिधि पर तथा छोटे छोटे बीच में सेट हो जाते हैं, बीच में सेट हो जाते हैं या स्थिर हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? मध्य प्लेट जनरेट हुई। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद मेटाफेज स्थिति में इतने ही बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब क्या होगा? अब अगली स्थिति आती है, तो अगली स्थिति वो क्या है? वो एनाफेज है। एनाफेज को हम हिंदी में पश्चावस्था कहते हैं। एनाफेज, एनाफेज स्टेज, एनाफेज स्टेज, एनाफेज मतलब पश्चावस्था। अब इसमें क्या होगा? इसी में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स लगे रहते हैं, ये वाले भाग क्रोमोसोम्स के, ये क्रोमोसोम क्या करते हैं कि अब ये एक दूसरे से इन्हीं पट्टियों से टूटना शुरू कर देते हैं। मतलब यहाँ ये जो ये बिंदु आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये गुणसूत्र बिंदु है। क्या है? गुणसूत्र बिंदु है। ये क्या है? गुणसूत्र बिंदु है। बीच में इन्हीं गुणसूत्र बिंदुओं को क्या कहा जाता है? तो सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या? सेंट्रोमियर। किनको सेंट्रोमियर कहते हैं? ये बीच में गुणसूत्र बिंदु है, उन्हीं को कहा जाता है सेंट्रोमियर इंग्लिश में, और हिंदी तो है गुणसूत्र बिंदु। क्या होता है एनाफेज स्टेज में? मध्य प्लेट ये बीच में हम बना ले रहे हैं, ये क्या है? ये हमारी मध्य प्लेट है। अब होता क्या है कि ये जो आप क्रोमोसोम दिख रहे हैं इस तरह के आकार का, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे मान लें कि इस तरह के आकार का ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, ये क्या होगा कि ये लास्ट में जाकर के एनाफेज स्थिति में यहाँ पे इनके क्रोमोसोम या फिर सेंट्रोमियर में क्या होता है? विखंडन उत्पन्न हो जाता है, मतलब गुणसूत्र बिंदु टूट जाते हैं। कैसे? हम कहेंगे कि ये भाग कुछ ऐसे ऐसे गुणसूत्र बिंदु से अलग अलग हो जाते हैं, कुछ इस तरह से। जैसे ये है तो ऐसे ऐसे, मतलब ये भी क्या है? ये भी गुणसूत्र बिंदु है, ये भी क्या है? गुणसूत्र बिंदु है, और फिर ये भी क्या है? ये भी गुणसूत्र बिंदु है। क्या? गुणसूत्र बिंदु का मतलब हम कहेंगे क्या कि ये भी सेंट्रोमियर है। होगा क्या कि यहाँ से ये दोनों भाग अलग अलग हो जाएंगे, मतलब कि ये जो दोनों जुड़े थे ये ऊपर की तरफ खिसकेगा, और ये लीफ या फिर ये पत्ती, ये पंखुड़ी क्या होगी? नीचे की तरफ। मतलब ऊपर वाली पंखुड़ी नीचे की तरफ जाएगी और नीचे वाली पंखुड़ी जस्ट ऊपर की तरफ जाएगी, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो इस मध्य प्लेट में दरार उत्पन्न होगी, दरार उत्पन्न होगी, और ये फिर कहाँ जाकर के जुड़ेंगे? ये आकर के यहाँ पर जुड़ेंगे। मतलब हम यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की संरचना कुछ ऐसी बनेगी, ऐसे ऐसे गुणसूत्र जाएंगे इस तरह से, ये ऐसे देखेंगे कि ऊपर वाली पत्ती कहाँ पर? नीचे जा रही है, इस साइड चली जा रही है ये वाली भाग, और नीचे का भाग ऊपर बहता हुआ चला जा रहा है। इसी को क्या कहा जाता है? एनाफेज स्टेज। तो इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु टूट जाते हैं, टूट जाते हैं या अलग हो जाते हैं? टूट जाते हैं। क्या लिखेंगे कि ये जो सेंट्रोमियर्स थे या फिर गुणसूत्र बिंदु थे,
ये क्या हो जा रहे हैं, ये एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं, मतलब टूट जा रहे हैं। अब टूट जाकर के टूटेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, तो इधर जाएंगे। और इसी के साथ अभी पहली स्टेज में आपने देखा था कि यहीं पर क्या था, यहीं पर ऐसे स्टार जैसी संरचना थी, और उस स्टार जैसी संरचना को क्या कहे थे हम, तारक काय कहे थे। उस तारक काय में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, मतलब ये तारक काय भी दो भागों में टूट जाएगा। तारक केंद्र बन जाएंगे दो, और एक तारक केंद्र यहाँ से इधर चला आएगा, और एक तारक केंद्र यहाँ से इधर चला आएगा। ठीक है, क्या होगा कि यहाँ से सेंट्रोसोम में परिवर्तन हो जाएगा, टूट जाएगा, और एक तारक केंद्र यहाँ से यहाँ, और एक तारक केंद्र यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, इसी में हम दिखा देंगे कि तारक केंद्र यहाँ स्थित हो गया और यहाँ, और इस तारक केंद्र से एक ऐसी संरचनाएं निकलती है इस तरह की, और इन्हें कहते हैं यहाँ पे, इन्हें स्पेंडल फाइबर कहते हैं। क्या, स्पेंडल फाइबर, स्पेंडल फाइबर। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इन तारक केंद्रों से स्पेंडल फाइबर्स निकलते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेंडल फाइबर किस से निकलते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे तारक काय से उत्पन्न होते हैं। अब ये स्पेंडल फाइबर क्या होते हैं, स्पेंडल फाइबर हम कहेंगे कि यह भी जाले जैसी या फिर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। क्या, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम इन्हीं लीफ को या फिर इन्हीं क्रोमोसोम्स को यहाँ से ध्रुवों की तरफ खींचना होता है। काम क्या होता है इन स्पेंडल फाइबर्स का। तो स्पेंडल मान लेते हैं कि ये क्या है, ये मतलब ध्रुवों पर आ गए हैं, क्या, तारक केंद्र, तारक केंद्र आ गए हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ से स्पेंडल फाइबर इस तरह से लगे रहे, इस तरह से लगे हैं ऐसे। तो अब इनका यहाँ पर काम क्या हो रहा है कि ये इनको या फिर कहेंगे कि अर्ध गुणसूत्रों को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। तो ये दोनों भाग ये क्या होंगे, गुणसूत्र टूट करके अलग अलग जाएंगे, और अगली स्टेज में आएंगे क्या, अभी इतनी स्टेज मतलब एनाफेज स्थिति में बस इतना ही होता है। मतलब क्या कि ये गुणसूत्र बिंदु से टूट जाते हैं, गुणसूत्र बिंदु अलग अलग हो जाता है। हम कहेंगे कि एक गुणसूत्र आधा आधा हो जाता है, एक गुणसूत्र आधा आधा हो जाता है। इतनी सी बात हमें क्या कहाँ ध्यान देनी रहेगी, तो एनाफेज में। अगली स्थिति आएगी क्या, अगली लास्ट है, तो अगली क्या है, टीलोफेज, टीलोफेज, टीलोफेज। इसमें क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि अभी ये लास्ट वाला क्या कि ये गुणसूत्र बिंदु इधर जा रहे हैं या फिर इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है और फिर ये इधर जा रहा है, इधर। अब इसमें क्या होगा कि ये इधर जाकर के लास्ट में एकदम सट जाएंगे। मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पर ये गुणसूत्र चले आएंगे, गुणसूत्र कहाँ पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद और साथ में क्या होगा, साथ में और यहाँ पर ये एक भाग दिख जाएगा काला काला, ऐसे गोली जैसी संरचना, एक भाग और स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें और क्या होगा, इसमें एक गोल जैसी संरचना और बन जाएगी, इस तरह से गेंदे जैसी, दोनों ध्रुवों पर ऐसे गेंदे जैसी संरचना और बन जाएगी। मतलब ये गेंद जैसी संरचना ये क्या है, ये केंद्रक झिल्ली है। पुनः क्या हो जाएगी, केंद्रक झिल्ली। ध्यान देंगे थोड़ा सा, अभी समझ में आएगा। ये केंद्रक झिल्ली है, तो ये भी क्या है, ये भी केंद्रक झिल्ली ही है, ये भी केंद्रक झिल्ली है। उसके बाद फिर ये गोली जैसी काली काली संरचना, ये क्या है, ये केंद्रिका, ये क्या है, ये केंद्रिका है। उसके बाद ये भी केंद्रिका ही है, और ये क्या है, ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स कहाँ पर लगे हुए हैं, तो सारे के सारे क्रोमोसोम्स लगे हुए हैं ध्रुवों पर या फिर पोल्स पर। हाँ, अब टीलोफेज में, टीलोफेज का मतलब क्या होता है, अंतिम अवस्था या फिर लास्ट अवस्था। अब लास्ट अवस्था में होगा क्या कि सबसे पहली बात तो हम कहेंगे क्या कि यह प्रोफेज की मतलब यह प्रारंभिक अवस्था की सबसे उल्टी अवस्था है, प्रारंभिक प्रोफेज की सबसे विपरीत अवस्था है। मतलब प्रोफेज में क्या हुआ था, केंद्रक झिल्ली और फिर केंद्रिका नष्ट हो गई थी।
वो बिखर गए थे, वहां पर लुप्त हो गए थे। लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में क्या हो रहे हैं, वही केंद्रक झिल्ली और वही केंद्र का पुनः स्पष्ट हो जा रहे हैं। तो उल्टा हुआ ना भाई, यही केंद्रक झिल्ली और यही केंद्र का पुनः जब स्पष्ट हो जा रहे हैं तो इसका मतलब हम कहेंगे क्या कि यह प्रोफेज स्थिति की अंतिम या फिर उल्टी स्थिति है ना। प्रोफेज की विपरीत स्थिति है, विपरीत स्थिति है। और उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, केंद्रक तथा केंद्रिका, केंद्रक नहीं लिखेंगे, केंद्रक झिल्ली लिखेंगे साथ में। केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका पुनः स्पष्ट हो जाते हैं, पुनः स्पष्ट हो जाते हैं। देखो ना कि केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली पुनः स्पष्ट हो गए। अब यहाँ से ये टीलोफेज स्थिति खत्म, मतलब कैरियोकाइनेसिस खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि कैरियोकाइनेसिस बस वहीं तक सीमित था जहां पर दो केंद्रक बन गए। अब मतलब ये जो पूरा का पूरा भाग बना है ये, और ये पूरा का पूरा भाग दोनों केंद्रक बनेंगे। तो इसको हम नाम क्या दे देंगे, ये केंद्रक नंबर 1 है और फिर ये क्या है, ये केंद्रक नंबर 2 है। क्या है? केंद्रक 2। तो कैरियोकाइनेसिस बस यहीं पर समाप्त होती, मतलब दो न्यूक्लियस बन गए, केंद्रक 1 और केंद्रक 2। हालांकि अभी क्या हुई है, अभी सेल डिवाइड नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि सेल तो अभी उसी तरह से बनी हुई है। अब अगली स्थिति आएगी क्या, तो साइटोकाइनेसिस, मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो ये पूरा का पूरा जो भाग भरा हुआ है ये कोशिका द्रव्य ही तो है। ये क्या है? ये कोशिका द्रव्य है। अब क्या होगा कि इस कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो अब अगली स्थिति आप लिखेंगे, अगली है हेडिंग कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्रक विभाजन बस वहीं तक सीमित था जहां पर एक कोशिका के दो केंद्रक बनेंगे। अब अगला है कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, यही पूछेगा कि कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे, कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्या? साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य के विभाजन में होता क्या है कि इसमें सेल के अंदर स्थित कोशिका द्रव्य जो होता है, जो मैट्रिक्स होता है, वो दो भागों में बंट जाता है। मतलब कि स्थिति कुछ ऐसी जनरेट हुई थी, ऐसी इस तरह की स्थिति। अब क्या होगा, अब हम मान लेते हैं कि ये एक जंतु कोशिका है। ये क्या है? एक जंतु कोशिका है। जब हम जंतु कोशिका इसको मानते हैं तो क्या होगा कि ये बॉल ऊपर की तरफ, मतलब केंद्रक नंबर 1 ऊपर की तरफ भागेगा और केंद्रक नंबर 2 नीचे की तरफ भागेगा। तो इसका मतलब इसकी स्थिति कुछ ऐसी बनेगी, बीच में ये संकरा होगा। मतलब हम कहेंगे कि ये स्थिति ऐसी कुछ हो जाएगी, ऐसी, मतलब कि बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी, बीच में खांचा बनना शुरू हो जाएगा। किसमें? कोशिका द्रव्य में खांचा बनना शुरू हो जाएगा और लास्ट में जाकर के क्या हो जाएगी, ये दो पार्ट में अलग हो जाएगी। ये यहाँ से टूट करके अलग हो जाएगी और ये यहाँ से टूट करके अलग हो जाएगी। तो इसके अंदर ये एक एक न्यूक्लियस और एक एक क्या बन जाएगी, सेल बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सेल है ना, ये भी क्या है, ये सेल है और ये भी सेल है। लेकिन कैसी सेल्स हैं, तो ये नई बनी हुई सेल है जिनको हम क्या कहते हैं, सो इनको डॉटर सेल कहेंगे। क्या? कौन सी सेल कहेंगे? डॉटर या पुत्री सेल कहेंगे। ये क्या है? ये पुत्री सेल है, डॉटर सेल है। किससे निकली? तो जो मदर सेल थी। ठीक है, इतनी बात समझ में। लेकिन यहाँ पर यदि यही पादप को, जंतु कोशिका के अलावा पादप कोशिका होती तब कैसे होता। मान लेते हैं यदि ये पादप कोशिका होती तो इसका जो ये खांच बनने की स्थिति है, ये यहाँ पे खांच ना बनती। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि पादप कोशिका में ये कोशिका झिल्ली नहीं होती है, उसके ऊपर एक और लेयर होती है जो कि बहुत ही कड़ी होती है। उसके ऊपर क्या होती है, एक और झिल्ली होती है जिसको क्या कहा जाता है, कोसा भित्ति कहते हैं ना, कोसा भित्ति कहते हैं। अब ये कोसा भित्ति जब बहुत कड़ी है तो इसका मतलब क्या, ये खींच के जाएगी भी कहाँ जब कड़ी है, खिंचाएगी ही नहीं, मतलब बीच में खांच बनेगा ही नहीं।
तो क्या होगा, तब ये यहीं से ही टूट जाती है, मतलब मध्य प्लेट से ही टूट जाती है। इसको हमने क्या कहा था, ये मध्य प्लेट से इसके कहा था। तो पादप कोशिका में यदि मान लें कि ये पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका किस तरह से विभाजित होगी, वो मिड प्लेट से टूट कर विभाजित होगी। ये मिड प्लेट से टूट करके विभाजित होगी, ऐसे ऐसे, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, हमारे बताने का मतलब कि यदि जंतु कोशिका होती तो आप पॉइंट में लिखेंगे जंतु कोशिका विभाजन, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन। इसको हमने खांच, यदि हम कह दें इसको, ये खांचा कह दें, क्या खांचा इसको कह दें, तो कह सकते हैं कि जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन कोशिका खांच विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा, कोशिका खांच विधि द्वारा, कोशिका खांच विधि द्वारा विभाजन होता है ना। क्या बताएंगे, कोशिका खांच विधि द्वारा। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट मिला कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन किस विधि द्वारा, आप बताएंगे क्या, कोशिका खांच, मतलब खांचा बनता है तभी जाकर के दो सेल बनते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे कि यदि पादप कोशिका होती है ना, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन कोशिका खांच विधि से नहीं होगा, कोशिका खांच विधि से नहीं होगा, कहेंगे मध्य प्लेट के टूटने से होगा, है ना। तो इसको हम सेल प्लेट भी कह सकते हैं या मिड प्लेट भी कह सकते हैं। तो पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट विभाजन द्वारा होता है। किस विधि द्वारा, सेल प्लेट विभाजन द्वारा होता है, सेल प्लेट विभाजन द्वारा विभाजित होती है। कौन, पादप सेल, है ना। क्यों, क्योंकि पादप सेल के लास्ट में या फिर ऊपरी सेल पर एक मोटी और कड़ी भित्ति होती है जो कि बहुत मजबूत होती है, उसके कारण से इसमें खांच नहीं बन सकती है। जब खांच नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या, डिवाइड ही नहीं होगा, लेकिन ये मध्य प्लेट से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात थी कोशिका विभाजन। अच्छा, यहाँ पे 4 कोशिकाएं नहीं, केवल 2 ही कोशिकाएं बनती हैं। जैसे यदि हम मान लें पादप कोशिका, तो यहाँ पर 2 बना दे, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल ये 2 ही बनती हैं, चाहे पादप कोशिका हो और चाहे जंतु कोशिका हो। लास्ट में समसूत्री विभाजन में केवल 2 ही कोशिकाएं बनती हैं। तो हमारी जो जर्नी थी, जो यात्रा थी, बस यहीं तक थी। ठीक है, मतलब हमने कैसे कैसे क्या किया कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल किस तरह से बन गई, वो यहाँ पर हमने दिखा दिया। ये बीच वाला भाग है, ये क्या है, इसको केंद्रक नंबर 1 कह देंगे, और ये क्या है, ये केंद्रक नंबर 2 है। तो इस तरह से 2 सेलें बन गई। ठीक है, अब अगली जो हेडिंग है वो अगला है, कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस कहेंगे, तो मियोसिस हम अगले लेक्चर में या फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बस आज तक इतना ही। ठीक है, थैंक यू।